नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संविधान निर्माता को किया गया याद, उत्साहपूर्वक मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर चौक पर किया गया माल्यार्पण, घर घर याद किए गए संविधान के शिल्पकार। परीक्षाओं पर कोरोना का असर, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टली। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा को किया रद्द। सीबीएसई 10वीं के परीक्षार्थी होंगे प्रमोट। 12वीं की परीक्षा कराने पर जून में होगा निर्णय। राज्य मंत्री कावरे ने कहा, सरकार कोरोना संकट पर गंभीर, जिले में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। कोविड अस्पताल और बेड बढ़ाने चल रहा कार्य। और अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 130वीं जयंती 14 अप्रैल को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से मनाई गई। नगर के आम्बेडकर चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर प्रशासनिक अनुमति से बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहेब के विचार और उनका व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और उनका यह संघर्ष सामाजिक समरसता के लिए था। बाबा साहेब ने एक सर्व समावेशी संविधान दिया जिससे हर वर्ग का कल्याण संभव हो। प्रतिवर्ष बालाघाट जिले में सार्वजनिक जयंती समारोह के द्वारा 14 अप्रैल को जय भीम के नारों के साथ उत्साहपूर्वक जयंती मनाई जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण काल की वजह से जयंती समारोह को सांकेतिक रूप से मनाया गया, जिसमें आम्बेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। वहीं आम्बेडकरी उपासक उपासिकाओं ने घरों में रहकर बाबा साहब का स्मरण किया। सार्वजनिक जयंती समारोह के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 से 14 अप्रैल तक जयंती उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाना था, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सार्वजनिक रूप से मनाने की तैयारी थी। सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले एवं विश्वरत्न बोधिसत्व, कानूनविद, मानवाधिकार संरक्षक, नारियों के मुक्तिदाता, मानवता के प्रणेता, युग प्रवर्तक, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब की 130वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर उत्साह था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जयंती समारोह को स्थगित कर दिया गया था। 14 अप्रैल को प्रशासन ने 5 लोगों को ही आम्बेडकर चौक में पहुंचने की अनुमति दी थी, जिसके तहत 5 लोगों में भिक्खु धम्मशिखर, महासचिव भुवनेश्वर घरडे, उपाध्यक्ष सचिन मेश्राम, कोषाध्यक्ष KL तिरपुड़े और रवि पटले ने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान संवैधानिक भारत के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर भिक्खु धम्मशिखर द्वारा त्रिचरण पंचशील प्रदान किया गया। इस दौरान सबने मिलकर सुख और समृद्धि की कामना की, जबकि सभी आम्बेडकरी उपासक उपासिकाओं से घरों में रहकर जयंती मनाकर बाबा साहब को याद किया। देखा जाए तो प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को सार्वजनिक जयंती समारोह देखते ही बनता था। प्रातः काल में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शहर में झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही बौद्ध विहार में सामाजिक कार्यक्रम तथा बहुजन संगीतमय प्रबोधन कार्यक्रम भी किया जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष भी उत्साहपूर्वक सभी कार्यक्रम मनाने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सामाजिक स्तर पर निर्णय लिया गया कि सभी कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं और सभी समाजजनों से घरों में रहकर पूजन अर्चन, दीप प्रज्वलन करते हुए महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती मनाई गई। बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते गत 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते लोगों के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। जिले में कोरोना की भयावह स्थिति के चलते प्रशासन से चर्चा के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए 5 लोगों को अनुमति मिली थी, जिसके तहत कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आम्बेडकर अनुयायियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। बुद्धिस्ट सोसाइटी के चरणदास झेंगरे ने बताया कि प्रशासन द्वारा दी गई 5 लोगों की माल्यार्पण अनुमति के तहत ही आम्बेडकर चौक पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हम बाबा साहब के बनाए गए संविधान का पालन करते हुए ही उनकी जयंती अवसर पर पालन करेंगे और यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती समारोह पूरे बालाघाट के साथ पूरे प्रदेश और देश में
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 5-5 लोग आ रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम कोरोना महामारी को देखते हुए अब अपने घरों में बाबा साहब के विचारों के अनुसार हम चलेंगे। बाबा साहब को हम उनके विचारों के अनुसार चलकर और उन्हीं के द्वारा बनाए हुए संविधान और कानून का हम पालन करेंगे। पालन करते हुए हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और मेरा पूरे जिलेवासियों से यही निवेदन है कि बाबा साहब की जयंती बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए नियम कानून संविधान के अनुसार अगर हम पालन करते हुए करेंगे तो ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूरे जिले में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती सादगी से मनाई गई। प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के सभी गांव एवं नगरीय स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय भीम उद्घोष कर संविधान जिंदाबाद के नारों के साथ बुद्ध वंदना की गई। अम्बेडकरी अनुयायियों ने कहा कि बाबा साहेब ने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों के हित में कार्य करें, यही बाबा साहब की प्रेरणा थी। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम फैसले सामने आए हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को 1 माह के लिए टाल दिया गया है। अब परीक्षाएं जून माह में आयोजित की जाएंगी। इसका विस्तृत संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। यह परीक्षाएं 30 अप्रैल एवं 1 मई 2021 से प्रारंभ होना था, जबकि कोरोना के बेकाबू होने पर सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सभी छात्र प्रमोट किए गए और 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को निर्णय होगा। मध्य प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के शासकीय और अनुदान प्राप्त समस्त स्कूलों के लिए 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में 8वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के संबंध में मंगलवार को देर शाम 3 आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश में कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन शिक्षकों को 9 जून तक अवकाश है। इस शर्त पर यह अवकाश दिया गया है कि वे बोर्ड परीक्षाएं पूर्ण नहीं होने तक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विभाग ने दूसरा आदेश प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के हालात को देखते हुए प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लास 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेगी। इन कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रह सकेगा। इसी तरह तीसरा आदेश हॉस्टल के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की लगातार हो रही वृद्धि के कारण कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति है। इसके मद्देनजर सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से बुधवार को बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टालने के संबंध में आदेश जारी किए गए। इसमें प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के लिए परीक्षा को टालने का निर्णय लिया गया। आदेश के अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण, पत्रोपाधि परीक्षाएं अब जून माह में आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं जून माह के प्रथम सप्ताह में आरंभ होकर अंतिम सप्ताह तक संपन्न कराई जाएंगी। इसके लिए विस्तृत संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई परीक्षा में बड़ा फैसला लिया है। 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा भी टाल दी गई है। इस पर सरकार 1 जून को फैसला करेगी। दोनों परीक्षा से जुड़े सरकार के फैसले में प्रमुख बातें बताई गई है, जिसमें 12वीं के छात्रों के लिए 4 मई से 14 जून तक चलने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा अभी टल गई है। यह परीक्षा के बाद होगी। बोर्ड 1 जून को हालात की समीक्षा करेगा, तब फैसला किया जाएगा। अगर परीक्षा होती है तो कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को इसके बारे में बताया जाएगा। जबकि 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी, ये रद्द यानी कैंसिल कर दी गई हैं। यानी इस साल इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ। इस रिजल्ट का आधार क्या होगा, सीबीएसई इसे तय करेगा।
अगर कोई छात्र बोर्ड की ओर से दिए गए मार्क्स से संतुष्ट नहीं होगा तो वो परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा तब होगी जब इसके लिए देश में हालात सामान्य होंगे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि शॉर्ट नोटिस पर 12वीं के ऑनलाइन एग्जाम संभव नहीं है। इतनी जल्दी छात्र अपने आप को ऑनलाइन पैटर्न के लिए कैसे तैयार करेंगे? ऐसे में एग्जाम ऑनलाइन करवाना और इन्हें कैंसिल करने जैसे विकल्प संभव नहीं है। बता दें 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से होनी थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को टालने की मांग कर चुकी थी। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई थी। कोरोना से महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और कई अन्य राज्यों में स्थिति खराब होने की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में परीक्षा कराना बड़ी चुनौती थी। कोरोना संकट के हालात से जूझते हुए बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे कड़ी निगरानी बरत रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाइयों की उपलब्धता को लेकर निर्देशित किया। कोरोना की वजह से जिले की स्थिति और सरकारी तंत्र की गंभीरता और कार्यप्रणाली को लेकर जब उनसे बीटीवी ने चर्चा की तो कोविड महामारी से निपटने प्रभावी व्यवस्था को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आइए आप भी सुनिए उन्होंने इस चर्चा में क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे जब से एक तो चूंकि बालाघाट की व्यवस्था को मैं पहले से देख रहा था, लेकिन कोविड प्रभारी के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते सिवनी और बालाघाट का दायित्व मुझे मिला है। परसों मैंने बालाघाट के क्राइसिस कमेटी की बैठक करके सामने पूरी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर बालाघाट ज़िले में क्या अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो सकता है, सारी व्यवस्था को बारी बारी से मैंने चर्चा करके सारे अधिकारियों को जवाबदारी देके हमने सारी सुविधाओं को किया है। पहली सुविधा के स्वरूप में जो लोगों के बीच से ये हल्ला आ रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास में है। ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे पास में, हम कहीं से भी व्यवस्था करेंगे लेकिन हम व्यवस्था करके देंगे, ये हमने तय किया और हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। जो कालाबाजारी कर रहे थे, जो स्थितियाँ थी, उसको हमने प्रयास किया कि कालाबाजारी ना हो, जब्ती हो, और जब्ती करके भी हम व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए हमने किया है। दूसरी रेमडेसिविर की जो बात है, मार्केट में रेमडेसिविर है हमारे जिला अस्पताल में, लेकिन रेमडेसिविर उस व्यक्ति को लगेगा जिसको डॉक्टर की सलाह होगी कि इसका स्कोर इतना है, 15 के ऊपर स्कोर है या 12 के ऊपर स्कोर है, उस व्यक्ति को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाएगा। वो भी डॉक्टर के सलाह से, उसको ज़्यादा कोई परेशानी, रेमडेसिविर का रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर जब तक के सलाह नहीं देंगे वो इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, और डॉक्टर साहब सलाह देंगे तो इंजेक्शन लगाया जाएगा। और वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास में हैं। अभी हम जो क्राइसिस हमारे पास एकदम से ब्लास्ट टाइप का हुआ, और हमारे जिला चिकित्सालय में जितनी व्यवस्था थी, बुड़ी में जो हमने कोविड सेंटर बनाए उसकी व्यवस्था, वो भी सारा का सारा भर गया। उसके अलावा हमने गायखुरी में हमारे महावीर इंटरनेशनल वाले 100 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें टाइम इसलिए लग रहा है कि सारी सुविधाएं व्यवस्था करने के लिए बेड है, सारी चीज़ करने की आवश्यकता है। अभी हमने सरदार पटेल महाविद्यालय के वहाँ पर भी हम 100 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारे सिंधी समाज के लोग भी 50 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे आरोग्य अस्पताल वाले ने परमिशन लिया 30 बेड का, वो भी हमारे गणपति वाले ने लिया, वो भी काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बैठ के, चूँकि मैंने ये सर्किट हाउस को प्रभारी मंत्री होने के नाते सिवनी और बालाघाट का कंट्रोल रूम टाइप का यहाँ पर मैंने तैयार किया हूँ, ताकि कोई भी समस्या आए तो मैं यहाँ से लोगों से चर्चा कर सकूँ। आवश्यकता पड़े तो मैं अस्पताल जा सकूँ, आवश्यकता पड़े तो कलेक्ट्रेट में जा सकूँ, आवश्यकता पड़े तो जो भी जगह की स्थिति होगी वहाँ पर व्यवस्था हम करेंगे। तो ये सारी सुविधाएं हमने कोशिश किया। अभी हमने एक ऐसी मशीन बुलवाए हैं जिससे ऑक्सीजन हवा से ही वहाँ पे तैयार हो जाए, उसके ऐसे 75-70 पीस हमने बुलाया, जिसके लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे जो मुल्ला स्टेडियम है वहाँ पर भी हम लगभग 100 बेडेड के ऐसे व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था हम वहाँ पर कर रहे हैं, ताकि हमारे पास में जो केसेस आएंगे हम वहाँ पहले चेक करेंगे क्या स्थिति है, और अगर 90 के करीब ऑक्सीजन लेवल वाला व्यक्ति आता है तो उसको हम वहाँ पर देंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। ऐसे यहाँ पर हम लगभग 100 बेड की यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, 100 बेड की वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, 100 बेड की वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसा 250, 300, 400 बेड हम एक्स्ट्रा व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर, हमारे ज़िले के हमारे अपने डॉक्टर भी अब स्वतः सामने आकर लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारे को अनुमति, हमने जिला के
तरफ से, चूंकि प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने सारे लोगों को अनुमति दिया है और सबसे आग्रह भी कर रहा हूं कि आप आइए। इस बालाघाट ज़िले को बचाना है, हम सब लोगों को बचाना है और इस बालाघाट ज़िले को अगर बचाना है तो हम सब लोग को मिलकर काम करना है और ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे पास में अभी सीधी से हमने जो व्यवस्था किया है वो गाड़ी आ रही है हमारे पास। जबलपुर की गाड़ी हमारे पास में आ गई है। अभी नागपुर की गाड़ी हमारे जानकारी मिली कि कटंगी तक के पहुंच चुकी है। हमारी रायपुर की गाड़ी भी, हमारे जो हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था किया वो सब आ रहे हैं। हमारे पास लगभग 6 दिन के लिए अभी ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज़ हमारे जो रूटीन में रहेगा ये व्यवस्था हो जाएगी। हमें चिंता करने के लिए मैं बालाघाट ज़िले के समस्त लोगों से अपील करना चाहता हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सुरक्षा अपने को अपनाना है, घर में रहना है। बहुत ही ज़रूरी कोई काम रहे तो बाहर निकलना है, मास्क लगाना है और अगर किसी प्रकार से आपको सिम्टम्स आता है किसी प्रकार से तो आप घर पे क्वारंटाइन हो जाइए और डॉक्टर के मार्गदर्शन में आप मेडिसिन लीजिए, दवाई लीजिए। और कोई ऐसी स्थिति आती है, मैंने बालाघाट ज़िले में एक व्यवस्था भी किया है, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है घर में तो यहाँ पर हमारे ऑपरेटर 12 लोग उनसे चर्चा करते हैं। 2 चिकित्सक को बैठा के रखा हूँ। उस दिन मैंने चेक करने भी गया था, जो आप लोगों ने देखे होंगे, सारे सेंटर को मैंने चेक किया। मैंने स्वतः फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के पता किया कि ये लोग जानकारी क्या देते हैं और मैंने कुछ कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से भी बात किया और उनसे पूछा कि आपसे बात करते हैं कि नहीं। उन्होंने सारी जानकारी मुझे दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि बालाघाट ज़िले के हमारे प्रशासनिक अमला, हमारे चिकित्सक, हमारी जनता, सब लोग, स्वयंसेवी संस्था, सभी समाज के लोग जुड़कर इस कोरोना महामारी में सामने आकर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से 4-5 दिन का ये क्राइसिस है, आने वाले समय हमारा ये क्राइसिस ठीक हो जाएगा। हमने लॉकडाउन किया, स्वतः लोग इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। किसी प्रकार से आपको पिछले बार जो शिकायत आती थी, इस बार किसी प्रकार से शिकायत नहीं आ रही कि पुलिस को किसी को परेशान कर रही है या कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है। कोई परेशानी का नहीं है। सारी की सारी सुविधाएं, खाने से लेकर सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं हम निश्चित रूप से किए हैं और जैसे जैसे हमारा क्राइसिस कम होते जाएगा हम लॉकडाउन में भी धीरे धीरे ढील देते जाएंगे और सारा काम हमारा चलते रहेगा। पवित्र रमजान माह शुरू हो गया है। 14 अप्रैल को पहला रोजा रहा। इबादत गुजारों ने सुबह सेहरी की और शाम को इफ्तार किया। घरों में रहकर ही दिन भर इबादत की गई। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी पवित्र रमजान में कोरोना की वजह से मस्जिदें इबादत गुजारों से गुलजार नहीं दिखाई पड़ेंगी। पवित्र रमजान माह में इबादतों को अहमियत दी जाती है। 14 अप्रैल से शुरू हुए रमजान माह में धर्मावलंबी बिना कुछ खाए पिए अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना कहा जाता है, जिसमें इबादत कर बंदा अपने रब को राजी करने की कोशिश करता है। इस बार भी अप्रैल माह में गर्मी के दौरान रोजे शुरू हुए हैं। 14 अप्रैल को रोजेदारों ने पहला रोजा रखा। जहां सुबह सहरी की गई, वहीं शाम को इफ्तार की महफिल सजी। देखा जाए तो गर्मी के दिनों में आए इन रोजों का सहरी से इफ्तार तक लंबा वक्त है और इस वक्त में रोजेदार रोजा रख कर इबादत कर रहे हैं। अब तक हम इस महीने में देखते आए हैं कि रमजान शुरू होते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती थी और सेवइयों की दुकानें सजती थी। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इसकी रौनक देखते ही बनती थी, जबकि दूसरी ओर मस्जिदें भी इबादत गुजारों से गुलजार होती थीं। लेकिन अब कोरोना महामारी के संक्रमण ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि माह रमजान की रंगत भी बाजारों में दिखाई नहीं पड़ेगी, जबकि मुस्लिम समाज जन इस महीने का अदब और एहतराम करते हुए रोजे भी रख रहे हैं और घरों में इबादत का सिलसिला जारी है। पहले रोजे के दिन जहां बड़ों ने रोजा रखा, वहीं छोटे बच्चों का हौसला भी कुछ कम नहीं रहा। बच्चों ने दिन भर रोजा रखकर इबादतें की और शाम को अपनों के बीच इफ्तार की महफिल सजी और रोजा खोलकर दुआएं मांगी गईं। शहर के वार्ड नंबर 3 शांतिनगर निवासी अशफाक खान के 10 साल के जैद खान और 9 वर्ष की रहीमा खान ने माह रमजान का पहला रोजा रखा, जिस पर अम्मी संजीदा खान के साथ ही नाते रिश्तेदारों ने खुशी जताते हुए उन्हें नेक दुआएं दी। उल्लेखनीय है कि पहले रोजे पर अन्य बच्चों ने भी इसी तरह रोजा रखा है। महीने भर चलने वाले इस पवित्र माह में इसी तरह नन्हे रोजेदार जज्बा दिखाते नजर आएंगे और रोजा रखकर
कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस बालाघाट जिले में सामने आ रही हैं। इसी के तहत 13 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 144 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 831 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 13 अप्रैल 2021 तक कुल 4,425 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,573 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 13 अप्रैल को 13 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 13 अप्रैल को कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार जिले में 13 अप्रैल तक 21 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 831 मरीजों में से 711 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 80 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 13 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 96,739 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बालाघाट जिले में भी 9 अप्रैल से लॉकडाउन के रूप में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। इसी के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा गाइडलाइन के तहत कुछ नियम जारी किए गए हैं जो कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी कालखंड में पालन कराए जा रही हैं। इन नियमों का पालन आमजन से किया जाना जरूरी करार दिया गया है। साथ ही कई प्रकार की छूट भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है जिसका मूल ध्येय कोविड-19 संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा वहां शासन द्वारा निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति और वाहनों को किसी पास या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू लगाने के पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों, रेसिडेंस वेलफेयर कमेटियों, स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न स्तर पर विचार विमर्श एवं परामर्श किया जाएगा। आमजन सहमति बनने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति निर्णय लेगी। तत्पश्चात जिला कलेक्टर राज्य सरकार को पूर्व सूचना देने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर सकेंगे। बताया गया कि इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना कर्फ्यू का निर्णय जनता की मांग तथा आम सहमति से ही लिया जाए। कोरोना कर्फ्यू में निम्न गतिविधियों पर से प्रतिबंध में छूट रहेगी, जिनमें अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आगमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए, रेस्टोरेंट केवल टेक होम डिलीवरी के लिए, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस परिसर में रुके हों, कृषि संबंधी सेवाएं जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि, परीक्षा केंद्र, आने जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के साथ अन्य गतिविधियां जिन्हें जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखने के लिए उचित समझे। बालाघाट जिले में कोरोना के मचे कोहराम के बीच पूर्व विधायक मधु भगत ने प्रेस वार्ता लेकर मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए स्वास्थ्य सुविधा की समुचित व्यवस्था न किए जाने पर घेरा। उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं और अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भयावह महामारी के बीच सरकार कठिन समय में अनदेखी कर रही है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक मधु भगत राज्य सरकार पर जमकर बरसे।
उन्होंने प्रदेश के कई महानगरों के हालात गिनाते हुए कहा कि आज स्थिति ठीक नहीं है और सरकार व्यवस्था बनाने की बजाय इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बालाघाट जिले की स्थिति को उन्होंने भयावह बताते हुए कहा कि आज संक्रमण गांवों में पहुंच रहा है और गांव-गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, साथ ही कई लोगों की मौतें भी हो रही है। यह प्रशासन मौत के आंकड़े तक सही नहीं बता पा रहा है। बाइट ये है कि कोरोना काल चल रहा है और बालाघाट जिला पूरा बेहाल है। प्रदेश सरकार इसके ओर बिल्कुल भी गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। गंभीरता से कार्य 2020 में अगर इन्होंने कार्य को सिद्ध किया होता, पिछले कार्यकाल का अनुभव लेते हुए कोविड का, तो आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन की भी उपलब्धता नहीं करा रहे हैं। दूसरा, मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। तीसरा, ये कोरोना जो है अब गांव-गांव पहुंच गया है। आपके माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि आप अति शीघ्र व्यवस्था ऑक्सीजन की बनाइए और तड़पते हुए लोगों को ऑक्सीजन से बचाइए और RT-PCR चेक जितने भी हो सकते हैं आप उसको बढ़ाइए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे ये जो मौत का तांडव, मौत का जो खेल चल रहा है कोरोना का, इस पे रोक लगेगी। और शासन प्रशासन को भी ये समझ लेना चाहिए कि जनता का मूल्य मौत नहीं, जनता एक व्यवस्था चाहती है, तब आपको शासन और प्रशासन में बैठाती है। ये डेली 10-11 मौतें जिले में हो रही है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक ही आंकड़ों में एक ही मौत दिखाता है। क्या करने? कहीं ना कहीं पे ये प्रशासन और शासन ये मिली भगत का खेल चल रहा है कि आंकड़े कम बताएंगे तो ये अपनी सरकार को बचा पाएंगे। अगर ये सचमुच में अगर आंकड़े बताने लगे तो कहीं ना कहीं इनके हाथ से सरकार भी जाएगी और प्रशासन की भी दुर्गति होगी। ये अपनी असफलता के लिए ये आंकड़े कम दर्शा रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।